मिलती जुलती गाइडलाइंस हैं हम्म, वो ये है जो मैं आपको अर्ज किए देता हूँ। नंबर वन, डू नॉट स्मोक। do आई not थिंक smoke। इट्स वेरी वेरी क्लियर कि स्मोकिंग इज हैजर्डस फॉर हेल्थ, और वो बिल्कुल ना करें स्मोक। हम्म, जो दूसरी चीज़ है वो है इट्स अबाउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट। इस चीज़ को हम लोग अमूमन लाइटली ले लेते हैं कि जी एक्सरसाइज मौका नहीं मिलता, वक्त नहीं होता, काम बहुत ज़्यादा है, सुबह को देर जल्दी जाते हैं, रात को देर से आते हैं। ये सब चीज़ें सही हैं, लेकिन फिर आपकी हेल्थ कहाँ गई? अगर आपने सुबह से लेकर रात तक काम करना है तो हाउ मच ऑफ टाइम आर यू इन्वेस्टिंग ऑन योर हेल्थ इज़ द क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज के लिए जो गाइडलाइंस इस वक्त मौजूद हैं वो ये हैं कि 150 मिनट्स ऑफ विगरस एक्सरसाइज एवरी वीक एंड 300 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जी चाहता प्लीज हूँ। प्लीज। एक्सरसाइज इज नॉट वॉकिंग फ्रॉम कार पार्क टू योर ऑफिस और टू योर वर्क प्लेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स का एक नया एपिसोड सही शेख के साथ। और हमेशा कोशिश रही है कि आपको नए लोगों से मिलाएं और कोई ऐसी चीज़ें आपके आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करें। आज हमारे मेहमान जो हैं उनका नाम है इकराम बरनी साहब, और ये कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजी है। मुल्क से बाहर रहते हैं, कहीं बाहर काम करते हैं और पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। तो बहुत सारी बातें होंगी कैंसर अवेयरनेस पे, कैंसर प्रिवेंशन पे, आइडेंटिफाई जब हो तब क्या करें, और इनोवेशन क्या है इसमें, बहुत सारी चीज़ें बातें करेंगे। लेकिन हम इकराम बनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। अब मैं ये चाहूँगा कि आप ब्रीफ सा एक तो अपना तारुफ करा दें अपनी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जर्नी का, तो फिर हम एक प्रॉपर सेशन उसके बाद शुरू करते हैं। थैंक यू। सही शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड इट्स वेरी इम्प्रेसिव टू नो माशाल्लाह कि आप अपनी दीगर मसरूफियात के साथ में ये काम भी कर रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए। दैट इज़ रियली हाईली कमेंडेबल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि माशाल्लाह इतना अच्छा काम आप करते हैं। मेरा नाम इकराम बरनी है, जैसे कि आपने ऑलरेडी जो इंट्रोड्यूस कराया। मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। ऑन्कोलॉजिस्ट दो तीन तरह के होते हैं, उन लोगों को जिनको नहीं मालूम। जो लोग ऑपरेशन करते हैं वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो रेडिएशन से ट्रीट करते हैं वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, और जो मेडिसिन से ट्रीट करते हैं वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, और मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। जो डिफरेंस है सर्जिकल, रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट में फ्रॉम पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी मेरा ख्याल से अहम है यहाँ पे अगर मैं इसका तस्करा कर दूँ। अमूमन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जनरली स्पीकिंग सर्जरी के बाद पेशेंट वापस अपनी कम्युनिटी में चले जाते हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ में भी यही होता है, जब रेडियोथेरेपी मिलती है तो वो फिर वापस जहाँ से आए होते हैं और वापस अपनी कम्युनिटी में चले जाते हैं। हावेवर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सिर्फ कीमोथेरेपी या किसी और तरह से ट्रीट नहीं करते, बल्कि एक दफ़ा जब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के बाद पेशेंट आ जाते हैं फिर उसके बाद वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी शुरू होता है। और वो उनके यूजुअली लाइफ लॉन्ग ही होता है जर्नी, उनकी सर्वाइवरशिप के भी इश्यूज, सब चीज़ें फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास होती हैं। ये मेरा काम है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अलावा मेरा शौक़ और कुछ तजुर्बा और कुछ काम मेरा मेडिकल एजुकेशन में भी है, और वो भी मैं करता रहा हूँ, पढ़ाता भी हूँ, और मेडिकल एजुकेशन से भी ताल्लुक़ है। और उसके अलावा रिसर्च, जो रिलेटेड रिसर्च है मेडिकल ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड, वो करता रहता हूँ। और अब आपको पता है कि मेरा चैनल तो यूथ को फोकस करता है, यूथ को हम हाईलाइट करते हैं, और उसमें हर तरह के लोग मेरे गेस्ट होते हैं, या खुद यूथ होते हैं, या वो लोग जो यूथ की डेवलपमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, हिस्सा डालते हैं। तो पर्पस तो घूम फिर के यही है कि यूथ को हाईलाइट करें, यूथ को गाइड करें, यूथ के लिए कोई ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं कि उनकी अपब्रिंगिंग और उनकी तरबियत में यूज़फुल है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा हमारा मसला हेल्थ का है यूथ में, और दो के एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में मौजूद है हेल्थ केयर का। लेकिन कैंसर पे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में
जो फैसिलिटीज़ हैं, आर दे एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और या अभी मज़ीद कुछ स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है इसमें? आई थिंक आपका सवाल बहुत अहम है, और इसके अंदर कम से कम दो पार्ट्स तो क्लियरली मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा। पहली चीज़ है हेल्थ एंड डिजीज़, और दूसरी चीज़ है कैंसर फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल से इसको बड़ा समझना आसान है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों के ऊपर, न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी, हेल्थ इज़ रिगार्डेड एज एब्सेंस ऑफ डिजीज़, विच इज़ नॉट द केस। हेल्थ इज़ हेल्थ, and health is not only about physical health, but it's a combination of mental health, psychological health, emotional health, and physical health all put together. और अगर आप ये देखें कि अगर आप उस डिक्टम पे यकीन रखते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो कि मेरे ख्याल से सभी लोग यकीन रखते हैं उसके ऊपर, तो प्रिवेंशन के लिए जितनी तरकीबें हैं, पर्टिकुलरली जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, चूँकि मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, सो लेट्स टॉक अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ रादर देन जो इन्फेक्शंस और बाकी सारी चीज़ें हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ 4 हैं: कैंसर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और लंग डिजीज़, क्रॉनिक लंग डिजीज़। इनमें से कम 3 के लिए जो गाइडलाइंस हैं फॉर प्रिवेंशन वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, और मेरे ख्याल से ये यूथ के लिए, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और उनके सामने एक ज़िंदगी पूरी आगे है, आई थिंक उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि डिजीज़ को प्रिवेंट करना इम्पॉर्टेंट है, और न सिर्फ आपने ख़ुद करना है ये सारा काम, बल्कि आपने उन लोगों को बताना है जो कि आपके स्फीयर के अंदर है। आपने उन लोगों को बताना है जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे वो आपके अपने वालिदैन हों, चाहे वो आपके अंकल आंटीज़ हों, महल्ले वाले लोग हों, आपके और लोग हों, जहाँ जहाँ आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये वाला मैसेज प्लीज़ ज़रूर पहुँचाइए। जी ज़रूर। तो क्या करना चाहिए? सो कैंसर के लिए, और अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड, उनकी जो मिलती जुलती गाइडलाइंस हैं वो ये हैं जो मैं आपको अर्ज़ किए देता हूँ। नंबर 1, डू नॉट स्मोक। आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर कि स्मोकिंग इज़ हैज़र्डस फॉर हेल्थ, और वो बिल्कुल ना करें स्मोक। जो दूसरी चीज़ है वो है इट्स अबाउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट। इस चीज़ को हम लोग अमूमन लाइटली ले लेते हैं कि जी एक्सरसाइज मौका नहीं मिलता, वक्त नहीं होता, काम बहुत ज़्यादा है, सुबह को देर जल्दी जाते हैं, रात को देर से आते हैं। ये सब चीज़ें सही हैं, लेकिन फिर आपकी हेल्थ कहाँ गई? अगर आपने सुबह से लेकर रात तक काम करना है तो हाउ मच ऑफ टाइम आर यू इन्वेस्टिंग ऑन योर हेल्थ इज़ द क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज के लिए जो गाइडलाइंस इस वक्त मौजूद हैं वो ये हैं कि 150 मिनट्स ऑफ विगरस एक्सरसाइज एवरी वीक एंड 300 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। प्लीज। Exercise is not walking from car park to your office or to your workplace. It's not going up the stairs in your college or university or workplace. It's actually either running, jogging, swimming, active gardening, etc. so on and so forth. So जिम जाइए, अगर वहाँ नहीं जाते तो जो आपके पार्क है वहाँ पे वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, नॉट वॉकिंग बट ब्रिस्क वॉकिंग। ये एक्सरसाइज जो सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मैंने अभी नाम लिया वो आपको बताते हैं कि डू इट 150 minutes a week or 30 minutes a day for 5 days a week, and बाकी जो exercise है, try to park your car away from your workplace and then walk, try to walk up the stairs। ये सारी चीज़ें उस वाली एक्सरसाइज के अंदर आती हैं, और अगर मुमकिन हो तो इसको ट्रैक कीजिए, समथिंग लाइक योर वॉच और योर फोन और समथिंग व्हाटएवर, ताकि आपके पास एक मोटिवेशन भी हो। सो ये रिकमेंडेशन नंबर 2। Recommendation number 3 is about obesity or prevention of obesity or not to develop obesity. अगर आप में propensity है because of family history or whatever, और अगर आप के यहाँ मोटापा नज़र आता है फैमिली के अंदर, so do something, get an advice, eat healthy, whatever, do exercise, but maintain your body mass index close to 25. Number 4 और 5 चीज़ों का ताल्लुक आपकी daily eating habits से है। What are those eating habits? Red meat consumption, limit to 5 portions in a week. ठीक है। Fresh fruits and vegetables and whole grain meats, whole grain जो breads होती हैं, ठीक है। 5 out of 15 portions in a day। अच्छा। इसको ज़रा हम थोड़ा सा कर लेते हैं जरूर कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ खाते हैं उसके अंदर से 5 out of 15 portion should be जो खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, फल, सब्जी, केले, whatever, लेकिन it should be fruits, vegetables and whole grain breads। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई। छठी, 7वीं, 8वीं मैं आपको बताता हूँ।
लिमिट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स। ना इसके अंदर वो ये नहीं कहते कि एलिमिनेट कर दें, अगर आपने पेप्सी पी ली तो पता ना खास्ता कुछ होने वाला है, लेकिन हाँ एक्सेस किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। सो कंजम्पशन ऑफ हाई एनर्जी ड्रिंक्स शुड बी लिमिटेड। कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड, ये जो चीज़ें मिलती हैं बाज़ार के अंदर, प्रोसेस्ड मीट और प्रोसेस्ड बाकी सब चीज़ें, ये सब चिप्स एंड एटसेट्रा सो ऑन एंड सो फोर्थ, इनकी कंजम्पशन को भी वो लिमिट करने के लिए कहते हैं। देन द नेक्स्ट इज, एंड आई थिंक इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन भी होती है, डू नॉट टेक सप्लीमेंट्स। ये जो हम करते हैं कि जाके विटामिन सी या विटामिन ए या विटामिन ई की गोलियां बाजार से ख़रीद करके ले आते हैं, वो खाते हैं और उससे सोचते हैं कि कुछ होता है। एक्चुअली साइंटिफिक डाटा, और इसमें बड़ी बड़ी स्टडीज़ मौजूद हैं, इसमें हज़ारों नहीं 500,000 लोगों की स्टडीज़ मौजूद हैं, द फेमस कैरेट स्टडी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जिन लोगों ने विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन ई हाई डोजेज में इस्तेमाल की, उन लोगों का एक्चुअली सर्वाइवल वाज इंफीरियर। सो विटामिन सी और विटामिन ई और विटामिन ए खाइए, लेकिन फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में खाइए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। तो उसको जो WCRF है वो रेकमेंड करता है, डोंट डू दैट। और पांचवी जो नवी जो इसमें वो है रेकमेंडेशन उनकी, वो है डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल। ऑब्वियसली हमारे मुल्क में कॉमन नहीं है, लेकिन जो लोग करते हैं वो उनको ये मालूम होना चाहिए। और आखिरी चीज़, वो स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए जिनके बच्चे हैं, वो ये कि 6 महीने की उम्र तक ब्रेस्ट फीडिंग विदाउट एनी अदर, उसके बाद वीनिंग शुरू करें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे पास एविडेंस क्या है ये कहने के लिए कि साहब ये कीजिए। पहली बात तो ये है कि मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ वो ये गाइडलाइंस हैं जो कि, और इन गाइडलाइंस को कैसे बनाया उन्होंने, इन गाइडलाइंस को ऐसे बनाया है कि ये देखा कि जिन लोगों में 7, 8 या 9 चीज़ों को जो फॉलो करते हैं, इन 10 चीज़ों में से, उनमें कैंसर का इंसिडेंस इज 1/3 कंपेयर टू द लोअर टर्टाइल जो सिर्फ 1, 2 या 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं। सो अगर इसको आप 3 हिस्सों में कर दें, जो 7, 8 या 9 रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हैं, कंपेयर टू दोस्त जो 4, 5 या 6 रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हैं, कंपेयर टू दोस्त जो सिर्फ 3 या उससे कम रिकमेंडेशंस को करते हैं, तो अपर टर्टाइल हैज़ गॉट 1/3 लेस इंसिडेंस ऑफ कैंसर एज कंपेयर टू द लोअर टर्टाइल। सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी कन्विंसिंग एविडेंस टू से कि हमें लाइफ स्टाइल के अंदर, और ये यूथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप आज करेंगे, जिस चीज़ की आदत आप आज डालेंगे, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। वो आपने सुन रखा है, जो आपके एक्शंस होते हैं वो आपकी आदत बन जाती है, जो आपकी आदत होती है वो आपका कैरेक्टर बन जाता है, जो आपका कैरेक्टर होता है वो आपको आपकी डेस्टिनी पे लेके जाता है। सो इफ़ यू वांट टू हैव ए हेल्थी, जो शेख साहब ने भी सवाल पूछा था, ये हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, तो ये रिकमेंडेशन है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि चूँकि आप इस मर्ज से डील करते हैं कैंसर, ये पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त हो रहा है, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, लेकिन इसमें एक चीज़ है अर्ली डिटेक्शन। हाउ फार इट इज़ इम्पोर्टेंट, आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके फ़वाइद क्या है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट गोज़ विदाउट सेइंग कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से प्रिवेंशन के बाद जो अभी मैंने आपको जनरल गाइडलाइंस बताई, क्योंकि स्पेसिफिकली नहीं है बल्कि सब कैंसर्स के लिए हैं, उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कैंसर स्पेक्ट्रम की मैनेजमेंट में आती है वो अर्ली डिटेक्शन है। उसके लिए जो वर्ड ऑन्कोलॉजी में हमारी फील्ड में इस्तेमाल होता है वो स्क्रीनिंग है, लेकिन उसको अर्ली डिटेक्शन कहिए या स्क्रीनिंग कहिए, एक ही बात है। अच्छा, सवाल ये है कि किन कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग के प्रोग्राम्स मौजूद हैं और हमें क्या करना चाहिए, सही, ख़ुसूसन पाकिस्तान में। देखिए, कम से कम 5 कैंसर ऐसे हैं जिसके लिए पूरी दुनिया के अंदर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स मौजूद हैं। ब्रेस्ट कैंसर, हर खातून को जिनकी उम्र 40 साल हो जाए उनको मेमोग्राम कराना चाहिए अपना सालाना, 55 साल की उम्र तक कम से कम, और उसके बाद एवरी 2 years टिल शी इज 75 years ऑफ एज। ठीक है। अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर की, तो दिस प्रोसेस शुड स्टार्ट अर्लियर एट द एज ऑफ 30। इनिशियली शुरू में MRI होता है और उसके बाद मेमोग्राम होता है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, अगर ये सब चीज़ें की जाएँ ब्रेस्ट कैंसर बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, कैंसर ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स, जिसको सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं। एवरी वुमेन पास द एज ऑफ 25 शुड हैव अ सर्वाइकल स्मीयर। आप जाइए अपने डॉक्टर के पास, सर्वाइकल स्मीयर के लिए कहिए, कराइए। अगर वो नेगेटिव हो, हर 5 साल के बाद 65 साल की उम्र तक, 65 years ऑफ एज, ये डेफिनेटली कीजिए। कोलन कैंसर के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोलोनोस्कोपी है। इट इज़ नॉट ईजी, इट्स अ बिट कम्बरसम, क्योंकि उसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया और सब चीज़ की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है।
कोलोनोस्कोपी की जाए। तो उसके लिए जो अल्टरनेट है वो फीकल ब्लड जो ब्लड टेस्ट होता है स्टूल का, वो की जाती है। तो ये सब चीज़ें कोलन कैंसर के लिए। ठीक है। लंग कैंसर के लिए इट इज़ ओनली फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन लोग हैं कि जो या तो स्मोक करते हैं काफ़ी अरसे से, या फिर वो किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में शामिल हैं जैसे एस्बेस्टोसिस एट्सेट्रा सो ऑन एंड सो फोर्थ, जहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर वो काम करते हैं तो हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, ये चीज़ पाकिस्तान में मुझे मालूम है कि इस वक्त कम अवेलेबल है, लेकिन ये चीज़ दुनिया भर में अवेलेबल है। आखिरी चीज़ जो है वो सिर्फ मैन बॉयज़ के लिए है, प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग, और जो कि ब्लड टेस्ट है, सिंपल ब्लड टेस्ट जिसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी कंट्रोवर्सी है इस वक्त कि वो हर किसी को कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। उसको कभी और बात करेंगे डिटेल में जाके। लेकिन एक और चीज़ जो कि मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो ये है कि स्क्रीनिंग उन कैंसर्स की जाती है जो कि कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हों। हमारे यहाँ कॉमन कैंसर कौन से हैं? आदमियों के अंदर द मोस्ट कॉमन कैंसर इज कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी लिप से शुरू होता है, टंग, चीक्स, इनसाइड एंड आउटसाइड, जो गम्स हैं वहाँ पे, और फिर जो थ्रोट है जहाँ पे लैरिंग्स और फेरिंग्स दो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन हैं। ये 8-9 साइड्स मिला के ये सारी चीज़ मिलकर बनती है हेड एंड नेक कैंसर। हमारे यहाँ इसका इंसिडेंस कितना है? बॉयज़ में, आदमियों में, मर्दों में जो कैंसर जितने डायग्नोज होते हैं उसमें 18% ये कैंसर है। हाउ डज इट कंपेयर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? 5%। यानी 4 फोल्ड मुकाबले में ज़्यादा है हमारे घर मुल्क के अंदर। वो क्यों ज़्यादा है? उसकी वजह मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के इल्म में है ऑलरेडी, और वो है जो हमारी हैबिट्स हैं, पान, छालिया, तंबाकू, गुटखा, ये वो, ऊपर से सिगरेट भी पी ली, इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में किसी जगह के ऊपर स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। और ये आपका सवाल था कि स्क्रीनिंग किस चीज़ के लिए करनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से जाके कहिए, जब भी आप जाते हैं अपने डेंटिस्ट के पास या अपने ईएनटी डॉक्टर के पास या अपने जनरल फिजिशियन के पास, कि मेरा मुंह भी अंदर से देख लें कि कहीं कोई चीज़ हो तो नहीं रही। और ये अपने उन सारे लोगों को बताइए जो आपके स्फीयर में हैं, जो आपके कांटेक्ट में आते हैं, जो आपके अंकल्स एंड आंटीज़ और बाकी सब लोग हैं, आपके टीचर्स हैं या कोई भी हैं। ख़ुसूसन वो लोग जो पान, छालिया, तंबाकू वगैरह खाते हैं, दे शुड हैव देयर माउथ एग्जामिन्ड फॉर कैंसर, क्योंकि एक दफ़ा ये कैंसर डेवलप हो जाए तो फिर इसको ट्रीट करना मुश्किल होता है, मुश्किल भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। तो ये वाले कैंसर के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम अगर दुनिया में किसी जगह पे होना चाहिए तो वो पाकिस्तान में होना चाहिए, और आई थिंक उसको हमें। डॉक्टर साहब, ये जो है मॉडर्न ऑन्कोलॉजी इनोवेशंस पिछले 5-7 साल में पहले जो था उससे बहुत आगे है। ये ऐसी मेजर इनोवेशंस जो हैं ऑन्कोलॉजी में, इसकी ट्रीटमेंट में हैं तो बता दें। जी, मेरे ख्याल से हर फील्ड के अंदर इनोवेशंस हैं। सर्जरी के अंदर बहुत सारी इनोवेशंस ये हैं कि सर्जरी कम से कम होती जा रही है। पहले बहुत बड़ी सर्जरी हुआ करती थी जिसको रेडिकल मेस्टेक्टमी या रेडिकल हिस्टेरेक्टमी या रेडिकल सर्जरीज होती थी। अब वो चीज़ें श्रिंक होती जा रही हैं। अब कम से कम मिनिमल सर्जरी होती है। यह नहीं है कि बिल्कुल सर्जरी नहीं होती, लेकिन सर्जरी की जो एक्सटेंट है वो अब कम होती जा रही है, और ये सर्जन डिसाइड करते हैं। ये कोई आम आदमी या जनरल प्रैक्टिशनर डिसाइड नहीं करता। लेकिन ये चीज़ें जो ऑन्कोलॉजिकल सर्जन्स हैं, जो कि प्रॉपरली ट्रेन कैंसर सर्जन्स होते हैं, वो देखते हैं कि कितनी एक्सटेंसिव सर्जरी की ज़रूरत है। उसके साथ में ज़ाहिर बात है कि अब बहुत सारी दुनिया बात करती है रोबोट असिस्टेड सर्जरी की एट्सेट्रा। वो एक्सपेंसिव चीज़ है, वो अभी पाकिस्तान में आनी शुरू हुई है, आ जाएगी तो वो, लेकिन एक डेवलपमेंट है जो कि लोगों के। रेडिएशन के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। अब रेडिएशन ज़्यादा टारगेटेड होती है, ज़्यादा फोकस्ड होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। उसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं जिसके अंदर, जिसको आपने सुन रखा होगा, साइबर नाइफ या गैमा नाइफ, हमारे पास जेपीएमसी में जो कि है मौजूद है यहाँ पे। ये सर्जरी नहीं है, ये भी रेडिएशन है। मिसनोमर है कि गैमा नाइफ सर्जरी, ये सर्जरी नहीं है, रेडिएशन है, और ये रेडिएशन बड़ी टारगेटेड होती है। जहाँ तक सिस्टेमिक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो देखिए, पहले किसी वक्त में सिर्फ एक चीज़ थी, कीमोथेरेपी। आज आपके पास कीमोथेरेपी के अलावा कम से कम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, जिसको हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं, वो भी मौजूद है। इम्यूनोथेरेपी इन द फॉर्म ऑफ इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स, वो भी मौजूद है। और मज़ीद चीज़ें अब आ रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो डेवलप हो रही हैं, लेकिन कम से कम 3 या 4 चीज़ें सिस्टेमिक ट्रीटमेंट में मौजूद हैं।
और ऑफ कोर्स ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर के लिए तो हार्मोन का हम्म। ट्रीटमेंट भी मौजूद है, जो चूंकि वो हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं तो आप हार्मोन। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसी टाइप्स हैं कैंसर की जो कुछ तो ट्रीट हो सकती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इस पे ज़रा कुछ हमें बताएं देखने वालों को कि ये कौन सी टाइप्स जो हैं वो ट्रीटेबल होती हैं, कौन सी स्टेज है जिसमें अगर खुदा ना खासा पेशेंट चला जाता है तो बस आप समझ लें कि वो बिल्कुल लीथल है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एज यूजुअल बड़ा अच्छा और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इसके अंदर 2 या 3 चीज़ों को जहन में रखिए। पहली चीज़ तो ये है कि द मोर एक्सटेंसिव द कैंसर इज द मोर डिफिकल्ट इट वुड बी ट्रीट। ठीक है। सो अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज होगा तो ट्रीट हो जाएगा, चाहे उसमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत हो या ना हो, सर्जरी और रेडिएशन से ट्रीट हो या और साथ में कीमोथेरेपी भी देनी पड़े, वो कैंसर अमूमन क्योरेबल है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट की फिजिकल कंडीशन कैसी है जनरली, क्या वो उस ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या किसी 80 85 90 साल की उम्र के लोगों का जिनका हार्ट भी वीक है, जिनका किडनी सही से काम नहीं कर रहा किसी वजह से, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनको अब कैंसर हो गया तो क्या आप उनकी सर्जरी कर सकते हैं, क्या आप उनको कीमोथेरेपी दे सकते हैं। इसका आंसर हमेशा ना में नहीं होता, लेकिन इसके लिए असेसमेंट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा केयरफुल असेसमेंट की ज़रूरत होती है। फिर कुछ कैंसर्स ऐसे हैं, जो तीसरा पार्ट आपके सवाल का जो जवाब है वो ये है कि कुछ कैंसर हैं जो कि इंट्रिंसिकली डिफ़िकल्ट होते हैं ट्रीट करना। जैसे कि लिवर कैंसर है। लिवर में अनलाइक एनी अदर ऑर्गन, लंग्स 2 होते हैं, एक में कैंसर हो तो आप उसको अच्छी तरह ट्रीट करें, दूसरा लंग काम करता है। किडनी 2 होते हैं, एक में कैंसर हो उसको निकाल दें, दूसरा किडनी काम करता है, जबकि लिवर एक ही होता है। और लिवर के अंदर जो इशू दूसरा है वो ये कि लिवर के अंदर ही कैंसर होता है और लिवर ही के बहुत सारे काम होते हैं जिसमें वो आपकी ग़िज़ा को, आपकी दवाइयों को मेटाबोलाइज भी करता है। तो लिवर में जब कैंसर हो, सो बेसिकली लिवर या गॉल ब्लैडर या पैनक्रियास, इनके कैंसर खुसूसन अगर वो मेटास्टैटिक हो, एडवांस्ड हो, स्प्रेड हो जाएं, तो फिर उनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कैंसर एक वाहिद एक ऐसी मैं उसे क्या कहूँ कि एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें जब भी मरीज आता है तो इस सोच के साथ आता है कि यार अब मैं लगता है बचूंगा नहीं। तो एक तो बड़ा अनप्लेजेंट काम है ऐसे पेशेंट्स को डील करना, उनको उनकी साइकोलॉजिकल थेरेपी मेडिकेशन तो चलेगी, लेकिन क्या कोई ऐसा मोटिवेटिंग मैसेज है आपकी तरफ से जिससे उम्मीद दिलाई जा सके उन मरीज़ों को जो अगर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि हर मर्ज़ जो है वो ये नहीं कि ट्रीटेबल ना हो, ट्रीटमेंट भी है और रेमेडीज़ भी हैं, शिफा भी मिलती है। तो इस पे कुछ शेख साहब देखिए, इसके अंदर बड़ा अहम ये नुक्ता आपने उठाया है, और इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि अल्लाह ताला का फरमान है कि जो बीमारी पैदा की उसका इलाज भी पैदा किया है, तो इसमें तो हमारा यकीन होना चाहिए। अब इसमें ज़ाहिर बात है कि हर मर्ज़ का मुकम्मल इलाज नहीं होता, लेकिन लेट्स लुक एट सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। कैंसर जब डायग्नोज होता है तो हमारे मुल्क में तो फिगर्स उतनी नहीं है सर्वाइवल की, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में इस वक्त सूरत हाल ये है कि 70% कैंसर क्योर हो जाते हैं। अच्छा। उन लोगों का जो ज़िंदगी ख़त्म होती है वो किसी और वजह से होती है, नॉट बिकॉज ऑफ कैंसर। मेनलैंड यूरोप पे ये फिगर अब 50% से ऊपर चलती जा रही है, 60% के करीब पहुंच गई है। बाकी मुल्कों में भी ये फिगर मिलती जुलती है। हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में भी जब एक दफ़ा डाटा इकट्ठा होगा तो हमें पता चलेगा उसकी वजह क्या है। उसकी वजह कम से कम 3 बड़ी वजूहात हैं। प्रिवेंशन, मैंने आपको बताया कि जो लोग अपना ख्याल रखते हैं उनको कैंसर नहीं होता, तो कैंसर कम होता है। स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, अगर आप कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज करेंगे तो वो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ट्रीटमेंट, जो नई जो सवाल आपने किया था कि जो नई अप्रोचेज हैं उसके अंदर, न सिर्फ नई अप्रोचेज बल्कि जो इवन पुरानी अप्रोचेज हैं वो अगर सही से की जाएँ। देखिए, इसमें बहुत सारा डाटा मौजूद है जहाँ पे वो पेपर्स छपे हुए हैं, सर्जन एज अ प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन कोलोरेक्टल कैंसर, यानी वही कोलोरेक्टल कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है, अगर ये सर्जन ऑपरेट करता है तो चांसेस कम अच्छे होंगे, अगर ये सर्जन जो कि बहुत एक्सपीरियंस से ऑपरेट करता है तो चांसेस ज़्यादा बेहतर होंगे। तो लेकिन ये ट्रीटमेंट कैंसर का एक दफ़ा होता है, सही से होना चाहिए, इसलिए इसके लिए जाना चाहिए हमेशा ऐसे लोगों के पास जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट करना जानते हैं, जो कि प्रॉपरली ट्रेंड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो ये इसमें एक और एंगल है। जो आखिरी चीज़ जो इसके अंदर मैं अर्ज़ करूँ आपको वो ये कि चीज़ें तेज़ी के साथ में तब्दील हो रही हैं। बहुत सारे कैंसर्स जो कि बेहतरीन ट्रीटमेंट होने के बावजूद ट्रीट नहीं हो सकते थे आज से
प्रॉब्ली 10 साल पहले, लाइक मेलिग्नेंट मेलानोमा जो कि स्किन का कैंसर होता है जो मेलानिन पिगमेंट की वजह से, वो बहुत सारे लोगों में क्योर होता है क्योंकि दवाई ऐसी आ गई जो इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स हैं, या कुछ और कैंसर्स हैं। और कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कई फोल्ड बढ़ गई। मिसाल के तौर पे अगर आप उनका इलाज ना करें तो ज़िंदगी प्रॉबेबली 2, 4, 6 महीने के करीब होगी, लेकिन अगर आप उनका इलाज करें उन्हीं दवाइयों से जो आ रही हैं तो कई दफ़ा 4 साल 5 साल भी लोग उसके साथ में ज़िंदा फिर रहते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलजुल के आ रही हैं। तो मेरा ख़्याल से वो जो मिथ है कि कैंसर इज़ इक्वल टू डेथ, मेरे ख्याल से उसको अपने अपने स्फीयर्स में दोबारा बात कीजिए कि ऐसी बात नहीं है। कैंसर के लिए स्क्रीनिंग के थ्रू सबको देखना चाहिए कि उसको वो अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट करें और फिर ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट सही जगह के ऊपर करें। और इस चीज़ से उम्मीद रखें कि जो कई ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिसके साथ में डिजीज़ जो कैंसर है वो क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कई महीने कई साल तक इलाज जारी रह सकता है। Is there any last word that you would like to say about youth of Pakistan? यूथ ऑफ पाकिस्तान, जनरली स्पीकिंग, मेरा ख्याल से मैं एक मैसेज मैं ज़रूर आपको देना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपकी जो सोच की लिमिट है वो स्काई होनी चाहिए, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सितारों से जाके आगे जहाँ और भी हैं, और दूसरी जगह पे उन्होंने कहा था कि वो सितारों पे जो डालते हैं कमल, तो वो वाला आपका काम होना चाहिए। देखिए, ह्यूमन ब्रेन के अंदर बहुत प्लास्टिसिटी है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल होता है, सिर्फ आप में नहीं पूरी दुनिया के लोगों में। सवाल सिर्फ ये है कि आप उसको पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। और अगर आप हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाल्लाह बहुत ताबनाक है, ब्राइट है, because of the youth. Thank you very much, Dr. Saab. It's been a pleasure having you on my podcast. बहुत शुक्रिया, and thank you for having me.